हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है आप सबके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो आज बच्चों हम लोग पराक्रम बैच के अंदर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग पराक्रम बैच में एक नई शुरुआत करने वाले हैं भैया। 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा, जो आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में भी आ सकता है, वो चैप्टर शुरू करेंगे। क्या नाम है उस चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका एक दूसरा नाम भी होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो नाम पे मत जाना। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर जटिल है, सिर्फ हम इसमें जटिल चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाम पे ये मत जाना कि भाई चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स, अब इससे ज्यादा रेड फ्लैग क्या मिलेगा। तो चैप्टर का नाम भले कॉम्प्लेक्स का सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहां पे हम लोग एक बहुत स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स को समझेंगे, जानेंगे। और पहले ही बता दूं कि इससे क्वेश्चन नीट एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली ले लो कि नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे पहले हम लोगों ने अपने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर खत्म किए हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट का थोड़ा डाइसी है। सॉलिड स्टेट थोड़ा ऐसा चैप्टर है जो हो सकता है सिलेबस से ही हट जाए। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा थियोरेटिकल है, तो उन दो चैप्टर को हम बाद में कवर करेंगे। तो इसीलिए आज हमने अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे कैसे। अकार्बनिक रसायन की शुरुआत होने वाली आज। और कहने को तो भाई देखो, साइंस ही हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। साइंस की कोई भी ब्रांच हो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा लॉजिकल होती है, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अलग नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% लॉजिकल है। हर बातों की लॉजिक है, हर बातों के लिए कुछ रूल्स हैं, हर बातों को कुछ समझाने के तरीके हैं। फिर भी हो सकता है जब मैं तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें बोल दूं कि बेटा ये बात डायरेक्टली याद कर लो। रीजन क्या है कि वो थ्योरी या वो रीजन, वो लॉजिक हो सकता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग के लिए अभी ना बना हो। जो तुम्हारा अभी तुम्हारी एज है, उस एज के लिए वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं बना है, वो तुम हायर स्टडीज में समझो। तो इसलिए कुछ चीजों को हम डायरेक्टली याद करते हैं, नो डाउट। कुछ चीजों में हम बोल देंगे कि भैया ये एक्सेप्शन है, या भैया इस बात को डायरेक्टली याद रखो। उसका रीजन ये नहीं है कि वो बात मुश्किल है, उसका रीजन ये है कि उस बात को समझाना अभी 11th और 12th के लिए सही नहीं होगा, एप्ट नहीं होगा, एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, वैसे तो देखो कहा जाता है कि भैया एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। वैसे तो कहा जाता है कि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, लेकिन बच्चे इतना पता होने के बाद भी एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? 2 बुक पढ़ने में भी आफत आ जाती है, पता नहीं क्यों। वो सोचते हैं कि 10 बुक बाकी लगा ले, लेकिन एनसीईआरटी ना पढ़े। तो अगर तुम एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहते हो, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि चलो पूरी नहीं पढ़ रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री की छोड़ दो, ऑर्गेनिक की छोड़ दो, तुम किसी भी टॉपर की बात सुनो, वो यही कहेगा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझो, उतना काफी है 720 में 720 लाने के लिए। बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, कम से कम इनऑर्गेनिक के कुछ गिने चुने चैप्टर हैं, उनकी एनसीईआरटी तो लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। उनकी एनसीईआरटी तो बच्चों लाइन बाय लाइन कम से कम पढ़ लेना, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसोगे। तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है कौशल। यस यस कौशल, क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? दूसरी बात क्या आती है, मतलब तीसरी बात क्या आ गई अब, कि इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस आएंगे। इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस आएंगे, इनऑर्गेनिक में कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे जो हो सकता है एनसीईआरटी में थोड़े मुश्किल तरह से लिखे हो, यहां पे हम आसान तरह से कर लेंगे। तो इसलिए नोट्स रटने नहीं है, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ना है। जितनी बार तुम रीडिंग कर सकते हो नोट्स की, उतनी बार रीडिंग करो, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो चीजें मेमोराइज या रटना नहीं है, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं मानने की जरूरत है। एनसीईआरटी ऑफ इनऑर्गेनिक में जो बात ना समझ में आई, जो लाइन ना समझ में आए कभी पढ़ते हुए, मुझे वो लाइन लिख के भेज दो, मैं तुम्हें वो लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं मानना है।
कोई भी रट्टा, मगिंग अप, रटने वाला काम नहीं करना है। और इसीलिए हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठाया, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में भी सबसे ज्यादा लॉजिकल है, बहुत आसानी से इस चैप्टर समझ में आ जाता है। ये आ गया तो तुम्हें एक इनऑर्गेनिक पे कमांड मिल जाएगी, तो बाकी चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएंगे। हाँ कौशल, रीडिंग बार बार मतलब बार बार चीजों को रिवाइज करना है। क्वेश्चन जो लगाने, सबसे पहले सारे पीवाईक्यू लगा लो, जितने लगा सको सारे के सारे पीवाईक्यू लगा लो। तो तुमने सुना होगा कि मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो, या पीवाईक्यू बहुत बाद में लगाओ ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि यहां पे कैसे करना है। एंड इनऑर्गेनिक में मैं कह रहा हूं सबसे पहले पीवाईक्यू लगाओ, हर चैप्टर के सबसे पहले पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू के जो भी टॉपिक कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टॉपिक कॉन्सेप्ट रिएक्शन पीवाईक्यू में इस्तेमाल होगी उसको वहीं पे लिख लो, उसको उसी पीवाईक्यू के ऊपर लिख लो। तो ऐसे करके जब तुम एक चैप्टर का पीवाईक्यू खत्म करोगे, जब एक चैप्टर का पीवाईक्यू खत्म करोगे, तुम्हें पता रहेगा कि नीट इससे बाहर पूछता ही नहीं है। अब इसी चैप्टर में बोल दूं कि भैया इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आता है ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल फील्ड में, नहीं है सिलेबस में। नीट ने बस एक बार उसके ऊपर सवाल पूछा है, उस सवाल को याद करो, छोड़ दो। तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं, और उतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी में, उतना ही पढ़ना है, ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए सबसे पहले पीवाईक्यू लगाओ, फिर कोई भी एक ढंग की बुक लगाओ, 20 से 40 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा लो, और उस चैप्टर को बोल दो ठीक है, टाटा बाय बाय, राम राम जी, उस चैप्टर का काम खत्म हो गया। तो क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ कौशल देखो, क्वेश्चन नहीं लगाने हैं तो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि तुमने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन तुम्हें पता नहीं किस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। जैसे कलर का ही हेडिंग ले लो, तो कलर के बारे में हमने पढ़ा है, कलर क्या होता है, कलर के बारे में पढ़ा है, लेकिन उस कलर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो क्वेश्चन लगा के पता चलेगा। तो क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। हाँ मेघा, शायद आज टीम थोड़ी बिजी हो गई थी तो टेलीग्राम पे शेड्यूल नहीं आ पाया, टेलीग्राम पे शेड्यूल नहीं आ पाया, आता रहेगा। आज शायद मिस हो गया था टीम से, कोई बात नहीं, तुम लोग जो लोग आ गए वो काफी है। तो इनऑर्गेनिक में पढ़ने का तरीका ऐसा होने वाला है, फिर से मैं बोल दूं, इनऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट माइंडसेट से मत पढ़ो, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। अगर सिलेबस कम हो गया तो जो 2 चैप्टर बचते हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है। मतलब फिर तो इनऑर्गेनिक में तुम्हें आराम से 60-70 नंबर आ जाएंगे, 60-70 नंबर का पेपर आता है, 60-70 नंबर आ जाएंगे। मेरा देखो रोज तो शेड्यूल आता है, आज की भी क्लास का यूट्यूब पे तो था ही, थोड़ा हो सकता है आज टीम से मिस हो गया हो, कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। एक बार टीम को मैं बोल दूंगा कि ऐसी गलती ना हो दोबारा, ठीक है। सबको क्लियर है कैसे पढ़ना है इनऑर्गेनिक, कैसे पढ़ना है इनऑर्गेनिक? क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम टॉपिक पढ़ते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ टॉपिक वाइज, उससे बेटर तरीका पूरा चैप्टर खत्म कर लो। जब तक चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को हर रोज पढ़ो, रोज उस चैप्टर को रिवाइज करो जितना पढ़ लिया, और एक बार जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब उठा के क्वेश्चन लगा लो, तब उठा के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। हाँ 60-70 की ही आती है इनऑर्गेनिक, 60-70 आ जाएंगे, और क्या चाहिए, जितने की आती है उतनी आ जाएगी, बस जितने की आती है इनऑर्गेनिक एग्जाम में उतने नंबर आ जाएंगे इनऑर्गेनिक पढ़ के। चलो फिर शुरू करते हैं। तो भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत होती है नमक से, नमक से। नमक क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, वहां से शुरुआत होती है। क्या होता है सॉल्ट? 2 तरीके समझाने के, एक एसिड है एक बेस है। एसिड के पास होता है H+, बेस के पास होता है OH-। अगर एसिड और बेस अपने अपने OH और H को न्यूट्रलाइज कर दें तो बन जाता है वाटर, और वाटर हटाने के साथ जो वाटर के साथ में बनता है उसको बोलते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस की जो 36 का आंकड़ा है, जो इसकी बरसों से चली आ रही दुश्मनी है, उस दुश्मनी में
पानी बनने के साथ, पानी बनने के साथ जो भी प्रोडक्ट साथ में बनता है उस प्रोडक्ट को कहा गया सॉल्ट, उसको कहा गया सॉल्ट। और इसीलिए ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि भैया एसिड का H+ पानी में चला गया, सॉल्ट का OH- पानी में, बेस का OH- पानी में चला गया, तो सॉल्ट के पास एसिड के एक एनायन बचेगा और बेस से आता हुआ कैटायन बचेगा। तो ये भी कहा जाता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एनायन हो और कैटायन हो लेकिन वो H और OH आयन ना हो, क्योंकि H और OH आयन होंगे तब उस कंपाउंड को एसिड या बेस कहा जाएगा। तो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक वो हिस्सा जो H+ आयन देता है एसिड, एक वो हिस्सा जो OH- आयन देता है बेस, और तीसरा वो हिस्सा जो ना H+ आयन देगा ना OH- आयन देगा, उसको कहा गया सॉल्ट, उसको कहा गया सॉल्ट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, HCl की रिएक्शन हुई NaOH के साथ, तो HCl का H+, NaOH का OH-, दोनों ने मिलकर बना लिया वाटर। बचा क्या? जो बच खुच गया Na+Cl-, वो बन गया सॉल्ट, वो बन गया सॉल्ट या फिर नमक, सॉल्ट या फिर नमक। क्लियर सबको ये बात? क्लियर सबको ये बात? सॉल्ट में जो कैटायन है वो हमेशा बेस से आता है, सॉल्ट में जो एनायन है वो हमेशा एसिड से आएगा। देख सकते हो यहां भी एग्जांपल में सॉल्ट का कैटायन है Na+, वो आ रहा है बेस NaOH से, सॉल्ट का एनायन है Cl-, वो आ रहा है एसिड HCl से। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात। फटाफट बताओ अगर सिंपल सी बात समझ में आ गई तो कमेंट में रोते हुए चेहरा दिखा दो अपने। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? चलो अब अगला देखते हैं। सॉल्ट को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा, सॉल्ट को मेनली 2 कैटेगरी में बांटा। एक को बोला गया सिंपल सॉल्ट, एक को बोला गया सिंपल सॉल्ट, और एक को बोला गया मिक्स्ड सॉल्ट, एक को बोला गया मिक्स्ड सॉल्ट। समझते चलना, चैप्टर का बेस हमेशा पहला लेक्चर बनाता है। पहले लेक्चर में बहुत सारी बातें मैं डेप्थ में बताऊंगा, सिंपल सिंपल बात बताऊंगा, लेकिन वही सिंपल बात कितना आसानी से नीट से एडवांस तक के टॉपिक कवर करती है वो तुम आगे वाले लेक्चर में देखोगे। हर चैप्टर के पहले लेक्चर में बहुत बेसिक, बहुत सिंपल बातें, ये भी कह सकते हो फालतू की बातें बताता हूं, फालतू की बातें बताता हूं जिसपे नीट में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वही सिंपल बातें कितना ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो तुम आगे लेक्चर में देख ही लेते हो। सिंपल सॉल्ट का मतलब एक ऐसा सॉल्ट जिसका कैटायन एक ही बेस आ रहा है, एक ही बेस दे रहा है, और जिसका एनायन एक ही एसिड से दे रहा है। यानी एक एसिड और एक बेस से होने वाली रिएक्शन से जो सॉल्ट बना वो सिंपल सॉल्ट है। नहीं, कुछ बच्चे कह सकते हैं ये फालतू है कि सर ये तो बेसिक है, ये तो हमें आता है, हम तो ड्रॉपर के खतरनाक बच्चे हैं, हमसे सीधे एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे दीजिए। तो ऐसे सॉल्ट जिसके न्यूट्रलाइजेशन में सिर्फ एक टाइप का एसिड आए और सिर्फ एक टाइप का बेस आए। अब यहां पे ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कैटायन एक एनायन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कैटायन एक एनायन है, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही जैसा कैटायन होगा। जैसे यहां पे 2 पोटेशियम है लेकिन है दोनों पोटेशियम के आयन, यहां पे बहुत सारे अमोनियम है लेकिन सबके सब अमोनियम है, यानी एक ही बेस से आएगा कैटायन, चाहे एक आए चाहे 10 आए, लेकिन वो एक ही तरह के बेस से आएगा और एक ही तरह का एसिड आएगा। तो अगर एक सिंगल तरह के एसिड और सिंगल तरह के बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है सबसे सिंपल, तो जो सॉल्ट बना उसको कहा जाता है सिंपल सॉल्ट। क्लियर है सबको बात? मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब
एक से ज्यादा प्रकार के एसिड हो या एक से ज्यादा प्रकार के बेस हो। एक से ज्यादा प्रकार के एसिड हो या एक से ज्यादा प्रकार के बेस हो। जैसे एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रलाइजेशन दो एसिड से करवाया गया, देखो दो अलग अलग एसिड है, एक हाइपोक्लोरस एसिड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक से ज्यादा तरह के एसिड या एक से ज्यादा तरह के बेस, ये भी कह सकते हो एक से ज्यादा तरह के एनायन या एक से ज्यादा तरह के कैटायन। तो यहां पे एक बनता है कैल्शियम क्लोराइड और एक बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी को हम एक साथ ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैल्शियम OCl, Cl जिसको कहा गया ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कहा जाता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। अंतर समझना, यहां पे कैटायन एक ही है, कैटायन एक ही तरह का है कैल्शियम, लेकिन एनायन दो अलग अलग तरह के हैं। एक Cl माइनस एनायन है, एक Cl माइनस एनायन है और एक हाइपोक्लोराइट एनायन है। तो अगर एक से ज्यादा वैरायटी के, एक से ज्यादा वैरायटी के एनायन हो या एक से ज्यादा वैरायटी के कैटायन हो तो ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। एक जैसे एनायन कैटायन हो तो ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। क्लियर है सबको? क्या सबको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो ब्लीचिंग पाउडर कैसा सॉल्ट है? मिक्स्ड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हम देखते हैं वो कैसे सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट। क्लियर? इसी में एक और एग्जांपल पढ़ते हो, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन में बी, रॉशेल सॉल्ट भी कहते हैं। एनायन एक ही है, टार्टेरिक एसिड, एनायन एक ही है टार्टेरिक एसिड, लेकिन कैटायन दो अलग अलग बेस का है, एक NaOH एक KOH। तो ये भी कैसा है? मिक्स्ड सॉल्ट। ये रॉशेल सॉल्ट कहलाता है, रॉशेल सॉल्ट कहलाता है। इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन बी के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन बी के नाम से जानते हैं। जो एग्जाम्पल आते जा रहे हैं बच्चों उनको याद भी करते चलो, कॉमन नेम धीरे धीरे रोज एक एक दो दो कॉमन नेम याद करोगे, अंत में सब याद हो जाएंगे। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट में क्या अंतर है और क्या होते हैं? सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताना, वरना बातें समझते चलो। अब इन्हीं दो के अलावा, ये दो मेन कैटेगरी है, ये दो मेन कैटेगरी है, इनके अलावा एक और कैटेगरी आती है जहां पे थोड़ी दोस्ती यारी हो गई, प्यार मोहब्बत हो गया, जिनको बोलते हैं एडिशन सॉल्ट्स, जिनको बोलते हैं एडिशन सॉल्ट। एडिशन का मतलब जोड़, एडिशन का मतलब प्यार, एडिशन का मतलब मोहब्बत, एडिशन का मतलब अट्रैक्शन। तो यहां पे अगर दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट, यूजुअली दो ही होते हैं, अगर दो सिंपल सॉल्ट आपस में जुड़ गए तो जुड़ने से जो बना उसको कहते हैं एडिशन सॉल्ट, जुड़ने से जो बना उसको कहते हैं एडिशन सॉल्ट। जुड़ने से जो बनेगा उसको क्या कहते हैं? एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड। क्लियर ना? चलो देखो, देखो मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसमें मैंने NaCl मिलाया, NaCl नहीं, इसमें मैंने KCl मिलाया, तो सोल्यूशन के अंदर पोटेशियम और Cl माइनस के आयन होंगे। इसमें मैंने KCl मिलाया तो सोल्यूशन के अंदर पोटेशियम और Cl माइनस के आयन होंगे। इसी में मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाया तो मैग्नीशियम के भी आयन होंगे और Cl माइनस के भी होंगे। दो सिंपल सॉल्ट मिला दिए, दो सिंपल सॉल्ट मिला दिए। अब धीरे धीरे पानी को सुखा दिया, पानी को सुखाएंगे तो सॉल्ट सॉलिड बनेगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन होगा।
क्रिस्टलाइजेशन होगा, राइट। अब जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है, 2 सॉल्ट प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि दोनों सॉल्ट के जो लैटिस बने, जैसे एक पोटेशियम क्लोराइड का लैटिस बन रहा होगा, कहीं कहीं पे पोटेशियम आयन ऑल्टरनेट Cl माइनस आयन, लैटिस मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक लैटिस मैग्नीशियम क्लोराइड का बन जाता, मैग्नीशियम आयन और Cl माइनस आयन, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट थे तो दोनों के लैटिस आपस में जुड़ सकते हैं। यह मतलब है एडिशन का, कि अब क्या होगा, कहीं कहीं पे कैटायन में पोटेशियम होगा, कहीं कहीं पे एनायन कैटायन में मैग्नीशियम होगा, एक ही लैटिस के अंदर ये दोनों सॉल्ट आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो अगर ये क्रिस्टलाइज होकर जुड़ गए तो इस जुड़ने को ऐसे दिखाते हैं डॉट से। तो इस टाइप के सॉल्ट को बोला गया, इस टाइप के सॉल्ट को बोला गया एडिशन सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड। तो पूरा चैप्टर एडिशन कंपाउंड पे ही है। दूसरा एग्जांपल में आओ, मान लो हमने पोटेशियम साइनाइड मिलाया इसमें और इसमें मिलाया आयरन साइनाइड। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाया, क्या करवाया, पानी को सुखा दिया, इसको धूप में रख दिया, जैसे गर्मियों में धूप में कपड़े सुखाते हैं वैसे पानी को सुखा दिया, यहां भी दोनों जुड़े, इसको भी क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। इसको भी क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड साइंटिस्टों ने इस तरह से ढूंढे जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम 2 सॉल्ट होते हैं और उनके लैटिस आपस में जुड़ गए, उनके लैटिस में आपस में जुड़ गए, हाँ ये आपस में घुल मिल गए, यस आपस में घुल मिल गए, वही प्यार मोहब्बत दोस्ती हुई, मिलने लगे। अब दोस्तियां भी 2 तरह की होती हैं, है ना, एक सच्ची वाली BFF और एक होती है सिर्फ BF, बेस्ट फ्रेंड। एक BF के आगे एक और F, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। तो यहां जब जुड़े, ध्यान से सुनना, यहां जब जुड़े तो हो सकता है कमजोर दोस्ती बनी, हो सकता है इनके बीच में जो फोर्स आया वो फिजिकल अट्रैक्शन था, वीक फोर्स था। और हो सकता है दोस्ती होते समय बिल्कुल पक्की शादी ब्याह वाली दोस्ती हो गई, शादी ब्याह वाली दोस्ती हो गई, तो यहां पे आ गया केमिकल फोर्स। तो एडिशन कंपाउंड 2 तरह के देखे गए। एडिशन क्यों, क्या हो गया, कोई बात नहीं, परे हैं इन शब्दों से, होता है बच्चे, होता है ऐसा। तो एक दोस्ती हो सकती है आज मिले कल किसी और के पास, एक दोस्ती हो सकती है जन्मों जन्मांतर वाली दोस्ती। तो एडिशन कंपाउंड को भी 2 रास्तों में बांट दिया। एक सिंपल दोस्ती, उनको कहा गया डबल सॉल्ट, उनको कहा गया डबल सॉल्ट। और जैसे अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है प्यार मोहब्बत, वैसे ही समाज को भी समझ में नहीं आया था काफी शुरुआत में, केमिस्ट्री में भी लोगों को, साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया था कि भाई ये क्या कर बैठे ये लोग, ये कौन सा काम हो गया अब। तो इसको उन्होंने कह दिया कॉम्प्लेक्स, कि भैया ये हमारी समझ से परे है, ई दोस्ती हमका समझ में नहीं आवत है, ये दोस्ती हमारी समझ से परे है। तो उन्होंने इसलिए बोल दिया कॉम्प्लेक्स, भैया ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये हम ना समझ पाएंगे, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आएंगी वही समझ पाएंगी, हम तो ना समझ पाएंगे। तो इसलिए नाम आया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट के पैरेलल में चलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट के पैरेलल में चलते हैं। समझ में आई बात, अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, दोनों में 2 सॉल्ट आपस में जुड़ेंगे, लेकिन वो जुड़े कैसे, किन फोर्सेस की वजह से जुड़े, उन फोर्सेस की वजह से जो नया नाम आया वो आया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। या वीक फोर्सेस है तो बोल दिया डबल सॉल्ट। हाँ ये दोनों में भी डिफरेंस चलेंगे, अभी डिफरेंस की बात करेंगे, बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। फंडामेंटल डिफरेंस समझो पहले, रमेश और सुरेश की ऊपर ऊपर से दोस्ती, रमेश और सुरेश की गहरी दोस्ती। फंडामेंटल समझो तो डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा, फंडामेंटल समझो तो डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे इस सॉल्ट को बोलते हैं कार्नालाइट,
पोटैश एलम, कॉमन जो एग्जाम्पल तुम लोगों ने सुने हैं वही लिख दे रहा हूं, कॉमन जो एग्जाम्पल सुने हैं वही लिख दे रहा हूं। तो डबल सॉल्ट में हमेशा तुम्हें दो सॉल्ट आपस में जुड़े हुए दिखेंगे, थोड़ा बहुत वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्ट में हो सकता है, डबल, सिंपल, मिक्स्ड, कॉम्प्लेक्स, किसी भी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल है, मैंने वही कहा है कॉमन नेम कैसे याद होंगे, तो कॉमन नेम रोज एक दो पढ़ो और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपने माइंड में उनसे बातें करो कि पोटैश एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम का सल्फेट का डबल सॉल्ट, तो वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि डबल सॉल्ट सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट से अलग है। डबल सॉल्ट सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट से अलग है, क्यों अलग है वो भी समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी कौन सी आई? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो क्योंकि दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन इनके लिए प्रेफर नहीं किया गया। ये कॉम्प्लेक्स है तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी अलग कर दिया, इसको ऐसे दिखाते हैं K4 FeCN6, क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। कोई बात नहीं रोशन, शेड्यूल थोड़ा लेट आया था शायद। अभी बस मैंने समझाया कि सॉल्ट क्या होते हैं, एक बार मैं तुम्हें स्लाइड्स दिखा देता हूं। सॉल्ट क्या होते हैं? तो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाले कंपाउंड को सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में जो कैटायन है वो हमेशा बेस से आता है, जो एनायन है वो एसिड से आता है। सॉल्ट को दो कैटेगरी में मेनली बांट सकते हो, सिंपल सॉल्ट जहां पे एक एसिड एक ही बेस होगा, डबल मिक्स्ड सॉल्ट जहां पे या तो एक से ज्यादा तरह के एसिड होंगे जैसे ब्लीचिंग पाउडर, या एक से ज्यादा तरह के बेस होंगे। तो मिक्स्ड सॉल्ट में ब्लीचिंग पाउडर और रॉशल सॉल्ट। इसके अलावा कई बार सिंपल सॉल्ट जुड़ते हैं तो उनको कहते हैं एडिशन सॉल्ट, उसको कहते हैं एडिशन सॉल्ट। ठीक है, एडिशन सॉल्ट भी दो तरह के हैं। एडिशन या ऊपर ऊपर से है आजकल की दोस्ती, या गहरी दोस्ती। अगर ऊपर ऊपर से है एडिशन तो डबल, गहरी दोस्ती है तो उतना नहीं समझ पाए थे तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसी को आज के टाइम में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए ये डॉट वाला फॉर्मेट ना दिखा के ऐसे दिखा दिया जाता है। पूरा चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, पूरा चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। एक और बात समझो, एक और बात को समझना, सॉल्ट अगर है, सॉल्ट अगर है तो सॉल्ट में अपने आप पहले से क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होते हैं। सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है ना, सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है। सॉल्ट में अभी पता चलेगा, सॉल्ट में पहले से आयोनिक बॉन्ड है। अगर मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोई नया फोर्स आया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब बना, जब चीजें जुड़ी तो किसी नए केमिकल फोर्स से जुड़ी। आयोनिक फोर्स पहले से था वो तो नया नहीं होगा, आयोनिक फोर्स पहले से था वो तो नया नहीं होगा। तो ये जो नया केमिकल फोर्स है ये कौन सा है? ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इस बात को समझो, ये जो नया केमिकल फोर्स आ रहा है जो इन दोनों सॉल्ट को जोड़ रहा है पक्की तरह से, इनके बीच में पक्की दोस्ती लेके आ रहा है, वो आयोनिक नहीं हो सकता है क्योंकि आयोनिक तो पहले से था। तो आयोनिक के अलावा एक ही तरह का बॉन्ड और होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे जो बॉन्ड है वो कौन सा है? कोवेलेंट। कोवेलेंट में भी कौन सा है? कोऑर्डिनेशन वाला है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए इन कंपाउंड को कहा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसीलिए इन कंपाउंड को कहा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। मेन जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है इनको जो फोर्स जोड़ रहा है वो फोर्स कैसा है, क्या वो वीक फिजिकल फोर्स है या वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। वीक फिजिकल फोर्स है तो डबल,
फिजिकल फोर्स को नाम नहीं देते, वो डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, वैन डर वॉल इंटरेक्शन हो सकता है, लंडन डिस्पर्जन, कोई भी फिजिकल फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, केमिकल फोर्स, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, तीन ही टाइप के होते हैं। समझ में आई बात? सबको ये बात समझ में आ गई? तो फिर अगली काम की बात बताता हूं। क्लियर? क्लियर है सबको? देखो, कल को मान लो सिचुएशन खराब हो जाए, हाँ हाँ रोशन, क्योंकि देखो जब भी सॉल्ट बनेगा तो एसिड का कैटायन यानी H+, बेस का एनायन यानी OH- पानी में चले जाएंगे। तो सॉल्ट बनते समय एसिड का कैटायन पानी को चला गया, बेस का एनायन पानी को चला गया। एसिड के क्या पास बचा? एनायन। बेस के पास क्या बचा? कैटायन। तो सॉल्ट का बेस हमेशा कैटायन देगा, मतलब कैटायन हमेशा बेस देगा, और सॉल्ट का एनायन हमेशा एसिड देगा। एनायन हमेशा एसिड से, कैटायन हमेशा बेस से। अब देखो कल को सिचुएशन खराब हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, हाँ, तो कल को सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाए तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ेगा? कल को सिचुएशन खराब हो गई तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ेगा? फिजिकल वाला, केमिकल वाला? फिजिकल वाला, केमिकल वाला? हाँ कैसे कैसे तुम लोग भी छोटे छोटे क्या क्या ट्रिक्स निकालते हो। सॉल्ट को भी तुमने मतलब छोड़ा नहीं, तो ये वाला तो साथ छोड़ देगा। ये तो पहली बार में बोलेगा अच्छा मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं, अब मुझे मेरी यहां कोई जरूरत नहीं। तो जैसे ही सिचुएशन खराब होगी ये टूट जाएगा। ये मरते दम तक साथ नहीं छोड़ने वाले एक दूसरे का। अब ये मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले। तो पानी में मिलाने पे अपनी आइडेंटिटी कौन खोएगा? डबल सॉल्ट। पानी में मिलाने पे अपनी आइडेंटिटी कौन बना के रखेगा? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। और अगली बात सुनो, क्योंकि फिजिकल फोर्स को कोई भी लेना देना नहीं किसी भी रेशियो में। आज कल की दोस्ती है, 10 रुपए की दोस्ती, 50 रुपए दोस्ती, लेकिन आज ही कल की है, तो इनको कोई मतलब नहीं है भाई किस रेशियो में आ रही है, किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं। इसको मतलब पड़ेगा, इसको फर्क पड़ेगा। तो यहां पे केमिकल बॉन्ड बनना है तो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में बनता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये केमिकल बॉन्ड के लॉज को फॉलो करेगा, यानी यहां पे एक रेशियो होगा फिक्स्ड, यहां पे एक फिक्स्ड रेशियो होगा, यहां पे कोई भी रेशियो फिक्स्ड नहीं होगा, सिंपल रहेगा। इसीलिए यहां पे ऐसा दिखाना ज्यादा बेटर है। इसलिए देखो मैंने यहां पे 4 और 1 लिखा, यहां पे मैंने 4 मेंशन किया, यहां पे मेंशन नहीं किया। तो फिजिकल फोर्स या फिजिकल वाले या डबल सॉल्ट सिंपल किसी भी रेशियो में मिल जाते हैं, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दोनों सॉल्ट के मिलने का रेशियो फिक्स्ड होगा। आई बात समझ? तो सारी बातें इन्हीं चीजों से आती हैं। देखो डबल सॉल्ट में फिजिकल एडिशन है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में केमिकल अट्रैक्शन है। क्लियर? कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन एक रेशियो में होगा, ऐसा नहीं किसी भी रैंडम रेशियो में मिल जाए। ये पानी में मिलाओगे तो अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो देंगे, ये वो आयन दे देंगे जो जिनसे ये बने हैं। खुद की आइडेंटिटी का खोने का मतलब ये वही आयन बना के देंगे जो सिंपल सॉल्ट दे रहे थे। ये कोई भी नया आयन नहीं बनाएंगे, कोई भी नया आयन नहीं बनाएंगे। लेकिन ये वाले भाई जन्मों जन्मांतर की दोस्ती है, ऐसे थोड़ी कच्चे धागे, ये अपनी आइडेंटिटी बना के रखेंगे। यानी ये पानी में मिलाने पे हो सकता है अब कोई नया आयन प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? एक नया आयन। समझ में आई बात? एक नया आयन बन जाएगा, ये कुछ नया दे सकते हैं समाज को, कुछ नया, कुछ बढ़िया चीज दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर से बोलना, यहां पे जो केमिकल अट्रैक्शन है वो कैसा है? वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया सबको डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस? डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस समझ में आ गया? पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे होने वाला है। यस
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है रोशन। जन्मों जन्मांतर के बंधन है यहां पे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये भी कह सकते हैं करण अर्जुन है। अपनी नई आइडेंटिटी है ना, ये नई आयन ही तो इनकी आइडेंटिटी है। जैसे K4Fe6, इसका ये जब आयोनाइजेशन होगा तो ये नया आयन है, तो ये नया जो बना यही तो आइडेंटिटी है। इनकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो यही आयन है जो ये नया आयन दे रहे हैं। यहां पहले आयरन और साइनाइड अलग अलग था, वो अलग नहीं है। तो जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना वही तो इनकी नई आइडेंटिटी है। समझ में आई बात? वो इनकी नई आइडेंटिटी है, जो नया आयन दे रहे हैं वही इनकी नई आइडेंटिटी है। तो क्योंकि हमें यहां पे समझ यूज पड़ेगा तो हम एक बार छोटा सा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हाँ, आपदा को अवसर में बदल दिया इन्होंने। अब देखो इधर, जैसा हमें पता है कि भैया जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सिर्फ इतना नहीं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक और बात भी बताई जाती है कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग होती है। वो हेड ऑन ओवरलैप करते तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, साइड से ओवरलैप करते तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये बात सुनी समझी जानी है ना केमिकल बॉन्ड में, कि कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैपिंग दो प्रकार की हो सकती है, सिग्मा या पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग दो प्रकार की हो सकती है, सिग्मा या फिर पाई। सिग्मा का मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग और पाई का मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब यही ओवरलैपिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यही ओवरलैपिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो जो बॉन्ड बना उसको कहा गया कोवेलेंट बॉन्ड। यानी दोनों तरफ से टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, उन्होंने बॉन्ड बना लिया। राइट, उन्होंने ये बॉन्ड बना लिया। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो नहीं सुना होगा तुमने अभी तक शायद। अंतर क्या हो सकता है? बराबरी की दोस्ती। अंतर हो सकता है बराबरी की दोस्ती, या अंतर हो सकता है एक तरफा दोस्ती। एक इंसान मतलब पागल हुए पड़ा है दूसरे के पीछे, ये एक इंसान एक तरफा प्यार में पागल हुआ पड़ा है इसके पीछे, जिसकी जो इसकी डिमांड है सब पूरी करा, भले खुद बिक जाए, भले ये खुद बिक जाए, लेकिन ये इसकी सारी डिमांड पूरी करेगा। तो या तो दोस्ती बराबरी की होगी या दोस्ती एक तरफा होगी, लेकिन दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। सॉरी, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है। एक तरफा दोस्ती में इसको कहते हैं डोनर और इसको कहते हैं एक्सेप्टर। आज के समय में अलग नाम दिए जाते हैं, कुछ डिगर पिगर कहते हैं ना, डिगर विगर, तो वैसा ही। तो समझो इस बात को, क्या समझना है यहां पे कि भैया जो बनने का तरीका है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। बनने के बाद तुम पहचान नहीं पाओगे कैसे बना। बाहर से जो देख रहा है उसको नहीं पता कि भाई कौन दब रहा है, कौन क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। बाहर से देखने वाले को उसको नहीं पता कि किसी का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ इतना पता है कि भाई ये दो एक हैं, ये दो एक हैं, है ना, ये दो क्या है, ये दो एक है। तो ये वाला जो नॉर्मल तरीका है ये तुम्हारा नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये जो स्पेशल तरीका है जिसमें एक बंदा दिए जा रहा है और एक बंदा लिए जा रहा है, तो उसको कहते हैं, अगर वो सिग्मा बना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर वो पाई बना तो बैक बॉन्ड। तो ना पाई बॉन्ड अलग है ना बैक बॉन्ड अलग है,
ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग है, सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड ही हैं, बस अलग अलग सिचुएशन में। सबके सब कोवेलेंट बॉन्ड हैं लेकिन अलग अलग सिचुएशन के हैं। समझ में आई बात कि ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग है, इसका भी पूरा नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका भी पूरा नाम बैक कोवेलेंट बॉन्ड है। बनने के बाद तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि वो नॉर्मल तरह से बना या वो स्पेशल तरह से बना। तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में बॉन्डिंग होनी वो ऐसे होनी है, एक कोई एक्सेप्टर होगा और एक कोई डोनर होगा। इसी एक्सेप्टर को हम मेटल कहने वाले हैं और इसी डोनर को हम लाइगेंड या लीगेंड कहने वाले हैं। इसी एक्सेप्टर को हम मेटल कहेंगे आगे चल के, मेटल होगा ये एक्सेप्टर, और ये डोनर ही आगे चल के लाइगेंड, लीगेंड, लुईस बेस या न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ऑर्गेनिक में इसी डोनर को तुम न्यूक्लियोफाइल कहोगे, इक्विलिब्रियम में इसी डोनर एटम को तुम लुईस बेस कहोगे, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसी डोनर को तुम लाइगेंड कहोगे। तो इसीलिए मैं शुरू से बोला कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट ही होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। समझ में आई बात? कौन समझेगा बताओ, फिर से क्या बताना है? उत्कर्ष, प्रारंभ नाम का बैच है, प्लेलिस्ट होगी प्रारंभ क्लास 11 का बैच, उसमें तुम्हें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मोल कॉन्सेप्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है उत्कर्ष, प्लेलिस्ट में प्रारंभ बैच देख लेना, प्रारंभ बैच देख लेना। जो भी तुम्हारे 11 के टॉपिक हैं वो सब इसी में मिलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर और रेडॉक्स रिएक्शन। ये 3 चैप्टर हम कर चुके हैं इस बैच में, ये 3 चैप्टर कर चुके हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है। ठीक है, डोनर का देखो बच्चे मतलब क्या है? डोनर मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, एक्सेप्टर मतलब जो खाली है। सारा काम डोनर का है इस बार, एक्सेप्टर को सिर्फ बैठ के वसूलना है। तो डोनर का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को देना। जब हम एसिड बेस पढ़ते हैं तो ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती हैं लुईस बेस कहलाता है, और ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो एसिड बेस की थ्योरी में लुईस एसिड कहलाता है। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देके अटैक कर सकता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिस पे अटैक करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जब कोऑर्डिनेशन सॉल्ट पढ़ते हैं तो इसी को हम लाइगेंड बोलते हैं, और जब इसको हम सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया उत्कर्ष। बस ये देखना कि भाई जो भी चैप्टर करो, चैप्टर जो भी तुम लोग कर रहे हो बच्चों, उस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन के बिना काम नहीं होगा, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन सेशन में बीच बीच में लाऊंगा, 2-3 चैप्टर के एक साथ मिला के क्वेश्चन सेशन लाऊंगा। तो कोशिश करो जितने चैप्टर हम पहले कर चुके हैं उन सब की तैयारी रखो, ताकि जिस दिन क्वेश्चन सेशन करें उस दिन तुम्हें पता रहे कि हाँ सबकी थ्योरी क्लियर, फटाफट क्वेश्चन लगाना है। सबको समझ में आ गई बात? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे हम बार बार बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोई एक एटम अपनी खाली ऑर्बिटल देगा, कोई एक एटम भरी हुई ऑर्बिटल देगा, उन दोनों की ओवरलैपिंग से जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तुमने सिंपल लाइन में यह सुना होगा वन साइडेड शेयरिंग। प्रॉपर वे ये है, एक भरे हुए एटम की और एक भरी हुई ऑर्बिटल का खाली ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने पे जो नया कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उस कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, CCB। क्लियर? सबको क्लियर? क्योंकि पूरे चैप्टर में यही बॉन्ड बार बार आता रहेगा, यही बॉन्ड बार बार आता रहेगा। अब कुछ बेसिक बातें समझते हैं, कुछ बेसिक बातें समझते हैं। एक बात ध्यान रखना, आगे चीजें समझने में काम आएगी। सॉल्ट हमेशा आयोनिक कंपाउंड होते हैं, सॉल्ट हमेशा आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो सॉल्ट के अंदर आयोनिक इंटरैक्शन, आयोनिक फोर्सेस तो पहले से होते हैं। जो नया फोर्स आया वो आयोनिक नहीं है,
नया फोर्स कौन सा आ रहा है? कोऑर्डिनेट। नया फोर्स कौन सा आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो समझो जरा इस सॉल्ट को देखो, ऐसे लिखने के पीछे पर्पस क्या है? ये इसकी चेहरा है इंस्टाग्राम पे वायरल होने के बाद। वायरल होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, वायरल होने से पहले ये ऐसा दिख रहा था, वायरल होने से पहले ये ऐसा दिख रहा था, टूटा फूटा, पिटा सा, दुबला पतला सा, गरीब सा। ये इसकी वायरल होने से पहले की हालत है, यही कह लो एडिशन सॉल्ट बनने से पहले की बात है ना? अब सोचो जरा, आयोनिक फोर्स तो पहले से लग रहा था, आयोनिक फोर्स तो पहले से लग रहा था, आयोनिक फोर्स तो पहले से भी था। तो जो आयोनिक फोर्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, क्योंकि वो कुछ नया नहीं है, वो पुरानी चीज है। जो नया आया वो किसके बीच में आया? वो इन दोनों के बीच में कुछ नया मामला आया है, इन दोनों के बीच में कुछ नया मामला आया है। तो जो नया मामला है उसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जो नया मामला है उसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, और जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज है वो इसी नए मामले के अंदर है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड दोस्ती यारी हुई है, जो भी BFF हुए हैं, वो यहां पे हुए। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाने लगे पुराने समय में कि जो नई चीज है वो इस पोर्शन के अंदर है, जिस पोर्शन के अंदर वो नई चीज है उसी पोर्शन को बोला कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या पहले के समय में बोला गया था कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कि सारा गड़बड़ झाल इसी के अंदर है, सारा गड़बड़ झाल इसी के अंदर है। समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई बात? तो इसीलिए इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट वाला रिप्रेजेंटेशन प्रेफर किया गया और डॉट वाला नहीं किया गया। अब वो डाउट क्लियर हो गया कि डॉट हटाने से फायदा क्या हुआ। हमें आइडिया मिल गया कि वो नया काम कहां पे हो रहा है, नई चीजें कहां पे हैं जो समझनी है। अब तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को क्या बोला गया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। हाँ बताओ क्या पूछा था? बोलो मेगा 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 मेगा। तुमने यही तो पूछा था, डॉट हटाने से फायदा क्या हुआ? वही फायदा बताओ कि डॉट हटा के ऐसे दिखाने से फायदा ये हो रहा है कि हमें ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल रही है। अगर हम इसको ऐसे लिखते तो हमें ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड जो नए वाले बन रहे हैं, जो नया काम हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, जो नया काम है वो किसके बीच में है। ऐसा नहीं है कैटायन ब्रैकेट में नहीं है, कैटायन ब्रैकेट में है, कैटायन ही ब्रैकेट में है, लेकिन वो कैटायन जो नया काम कर रहा है वो कैटायन ब्रैकेट में नहीं है जो पुराना काम कर रहा है। कैटायन ही ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन ये वो कैटायन है जो कुछ नया कर रहा है, जिसने कुछ नया समाज में जो परिवर्तन लेके आया उसका पूछ होगा। जो पहले जैसा ही काम कर रहा है वो तो पुराना घिसा पिटा। पोटेशियम को बोले तुम तो पुराना काम करो, तुम बाहर हो, तुम तो वही काम करो ना जो बरसों से करते आ रहे लोग। समझ में आई बात? भेदभाव इसीलिए है कि पोटेशियम नया काम कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? उसके पास उस बात काम के करने की कैपेबिलिटी नहीं है। पोटेशियम के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो काम कर पाए। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आगे बता देंगे भाई, पोटेशियम के पास ये खाली ऑर्बिटल नहीं है, पोटेशियम के अंदर ये नेचर ही नहीं है, पोटेशियम के अंदर वो डिगर वाला नेचर ही नहीं है। वो सन्यासी इंसान, उसे मतलब ही नहीं कि दूसरे से फायदा निकालना है या नहीं निकालना है, वो किसी से डिमांड ही नहीं करेगा। पोटेशियम सज्जन है, आयरन सज्जन नहीं है बिल्कुल भी। आयरन कहेगा अच्छा इधर से पैसा मिल सकता, आओ इधर आओ। देखो रोशन बेटा, हम सबके पढ़ने का टाइम, हम सबके पढ़ने का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। किसी एक बच्चे को फॉलो करके तुम अपने लिए गोल नहीं बना सकते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम अगर आलस है तो आलस से बचने का एक ही तरीका है कि डेली उसमें इंप्रूवमेंट लाओ, डेली इंप्रूवमेंट लाओ
और सबसे पहले माइंड से ये चीज निकालो कि अगर मैंने 2 घंटे 3 घंटे की क्लास अटेंड की है तो मैंने कोई मेहनत नहीं की है। हमारे माइंड में होता है या मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, आज बहुत काम कर लिया, थकान हो रही, चलो आराम कर लेते हैं। ये ख्याल मन से निकालो, ये ख्याल मन से निकालो कि अगर मैंने 2 घंटे 3 घंटे की क्लास अटेंड की तो मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने बैठकर सुना है। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूं तब तक मैंने कोई काम नहीं किया है। तो अपने आप मन से आवाज आएगी कि भाई आज तो तुमने पढ़ाई नहीं की, चलो 3 घंटे पढ़ो, कम से कम 2 घंटे पढ़ो। और अगर तुम डेली 2 3 4 घंटे भी पढ़ते हो, खुद का शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमारा माइंड होता है, हमारा माइंड कहता है आज मैंने 6 घंटे की क्लास ले ली, स्पीड 2x करके मैंने बहुत पढ़ लिया। एक्चुअल में पढ़ा ही नहीं है, सुना है, सिर्फ सुना है। तो ये चीज करो तो अपने आप आलस से बच पाओगे, अपने आप आलस से बच पाओगे। चलो देखो, एक ही हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ना ये। अब ठीक है। K4 Fe Cl6 CO NH3 whole 4 Cl2 Cl और NiCO whole 4। तो मैंने तुम्हारे सामने 4 एग्जाम्पल रखे, सॉरी 3 एग्जाम्पल रखे। हाँ ठीक है, रिग्रेट करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, रिग्रेट करने का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने तुम्हारे सामने 3 एग्जाम्पल रखे, ये शायद तुम्हें दिख रहा होगा, तुम इसको आयनाइज करोगे तो पोटेशियम अलग मिलेगा, FeCl6 अलग मिलेगा, यहां पे CONH3 अलग मिलेगा, Cl- अलग मिलेगा, यहां पे कोई आयन नहीं मिलेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसे को बोलते हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। आज पहले 2 से 3 लेक्चर में हम सारे टर्म समझेंगे तो अपने आप ये चैप्टर में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी होने लग गए, जो आयोनाइज ही ना करे, सॉल्ट के नाम पे धब्बा, सॉल्ट के नाम पे धब्बा। जो तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन दिख रहा है, जितना पोर्शन तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का दिख रहा है, सारा कॉम्प्लेक्सपन उसी के अंदर है। तो इसी को बोला कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी को बोला कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ पाए पहले ये बात? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल तीनों तरह के चार्ज हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल तीनों तरह की होती है। दूसरी बात, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर दिख रहा है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर दिख रहा है, उसको कहा गया काउंटर आयन, उसको कहा गया काउंटर आयन, या इसका दूसरा और प्रॉपर नेम होता है स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर का, स्पेक्टर नहीं, ठीक है, सेक्रेटरी भी नहीं, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, ऑडियंस। ये सिर्फ एक काम कर रहा है, ये सिर्फ एक काम कर रहा है, वो काम है चार्ज को बैलेंस करना। इसका सिर्फ एक काम है जो कॉम्प्लेक्स वाला गोला है, इस गोले से बाहर का जो गोला है, अलग तरह का गोला है, उसके टोटल चार्ज को बैलेंस करना, उसके टोटल चार्ज को बैलेंस कर पाना। तो अगर गोले पे निगेटिव है, कॉम्प्लेक्स गोले पे निगेटिव है, तो पोटेशियम भैया का पॉजिटिव बैलेंस करेगा। कॉम्प्लेक्स गोले पे पॉजिटिव है तो यहां पे क्लोरीन का निगेटिव बैलेंस करेगा। कॉम्प्लेक्स गोले पे कोई चार्ज नहीं है तो बाहर कोई भी आयन नहीं है। क्लियर सबको बात? तो हम अपने सॉल्ट के 2 हिस्से कर ले रहे हैं। एक वो हिस्सा जो फालतू का है, जिसका नए दौर में, नए जमाने में कोई योगदान नहीं है, ये वही पुराने घिसे पिटे विचारधारा वाला इंसान, ये नए सोच वाला इंसान, ये नई सोच वाला इंसान। अब नई सोच में भी 2 लोगों का रोल है।
नई सोच में भी दो लोगों का रोल है, एक वो जो एक्सेप्टर है सेंट्रल मेटल आयन, और एक वो जो डोनर है, एक वो जो डोनर है। तो यहां पे जो मेटल आयन है ये एक्सेप्टर का काम करता है, इसको कहा गया सेंट्रल मेटल आयन। ये भी कहा जाता है ये वो मेटल है जो एक्सेप्टर करके, जो इलेक्ट्रॉन को लेके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में एक रोल प्ले करता है। और ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्टर वही बन पाएगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगी। अगर खाली जगह ही नहीं है तो भैया एक्सेप्टर कैसे बनेगा? खाली जगह ही नहीं है तो एक्सेप्टर बनेगा कैसे? इसीलिए ज्यादातर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बहुत कम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के कंपाउंड सेंट्रल मेटल की तरह काम करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के मेटल सेंट्रल मेटल बनाएंगे। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स तुम डी और एफ ब्लॉक में पढ़ते हो, एस और पी ब्लॉक में नहीं। क्लियर? समझ में आई बात? और सेंट्रल मेटल को जो दे रहा है, जो दूसरा काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला काम करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइगेंड। उनको क्या बोलते हैं? लाइगेंड। वैसे कुछ लोग इसे लीगेंड पढ़ते हैं, अब मुझे नहीं पता लीगेंड सही है या लाइगेंड, लेकिन मैं तो भाई लाइगेंड पढ़ता हूं। तो मेटल के अलावा जितने भी डोनर एटम है वो लाइगेंड है, और मेटल हमारा एक्सेप्टर, मेटल हमारा एक्सेप्टर। क्लियर सबको? सबको समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार यूज करेंगे। तो अब मुझे लगता है समझ में आ गया। एक बार बस मैं पढ़ देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। एक ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और सारा खेल इसी का है, सारा नयापन इसी के अंदर है, सारा नयापन इसी के अंदर है। हां, फिर भी एक बार डेफिनेशन बता दें। सेंट्रल मेटल आयन वो मेटल जो लाइगेंड से बॉन्ड बनाता है, जो लाइगेंड से बॉन्ड बनाता है और जो कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है, जिसके अराउंड सारा खेल हो रहा है। लाइगेंड जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या जो सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए होते हैं उनको हम लाइगेंड कहते हैं, उनको हम लाइगेंड कहते हैं। क्लियर? क्लियर सबको? अब आता है डेंटिसिटी। अब आता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब दांत, कितनी बार खा सकता है, कितने दांत हैं इसके पास बांधने के लिए। तो डेंटिसिटी का मतलब क्या है? इसके दांत कितने हैं। जैसे Cl माइनस के पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, OH माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, अमोनिया न्यूट्रल है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो जितने डोनर एटम होते हैं उतने ही बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सलेट में 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, इथाइलिन डाइअमाइन में 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो वो लाइगेंड जो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते हैं उन सबको कहा गया मोनोडेंटेट। तो लाइगेंड को उनकी डेंटिसिटी के बेसिस पे, बहुत सारे तरीके हैं लाइगेंड को समझने के, पहला तरीका है जो उनकी डेंटिसिटी के बेसिस पे है। ठीक है? अगर सुबह नहीं उठ पाते हो जल्दी, अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो फिर रात में देर तक पढ़ लो। जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं उनको बोलते हैं डाइडेंटेट। क्या बोलते हैं? डाइडेंटेट। बाइडेंटेट 3 बना लेंगे ट्राइडेंटेट, 4 बना लेंगे टेट्रा। एक हेक्साडेंटेट एग्जांपल तुम सबने देखा होगा, इथाइलिन डाइअमाइन
टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन पे 4 एसीटेट ग्रुप लगे हुए, 4 एसीटेट ग्रुप लगे हुए। तो जो 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसको कहते हैं हेक्साडेंटेट। या इन जनरल एक से ज्यादा अगर बना रहा है तो उसको हम पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं। तो एक तरीका है लाइगेंड के समझने का, लाइगेंड को क्लासिफाई करने का, वो उनकी डेंटिसिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डेंटिसिटी के बेसिस पे, कि भैया वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं। समझ में आई बात? कितने बॉन्ड बना सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता है, जितने डोनर एटम उतनी डेंटिसिटी। डोनर एटम कैसे पहचानोगे? डोनर एटम कैसे पहचानोगे? इससे, जो भी एटम डोनर होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो वो डोनेट कर सकता है। डोनर एटम कैसे पहचानोगे? हाँ, डोनर एटम कैसे पहचानोगे? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जो वो डोनेट कर सकता है। समझ में आई बात? समझ में आई इतनी बात? तो हमें डेंटिसिटी और इन सब बातों को समझना है। अभी आज हम इतना ही बताएंगे। अभी तुम्हारा काम क्या है आज के लिए? आज के लिए तुम्हारा काम कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं है। तुम्हारा काम है एनसीईआरटी में से इस चैप्टर के पहले 1 2 2.5 पहले 2.5 पेजेस पढ़ लो। पहले 2.5 पेजेस को पढ़ लो और उन 2.5 पेजेस में जो इंफॉर्मेशन है उनको समझ लो। आज का काम सिर्फ इतना है। अगली क्लास में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब निकालना समझेंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर में बॉन्डिंग समझेंगे। ठीक है? तो इतना काम पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक का मैंने तरीका बता दिया कि कैसे इनऑर्गेनिक को मजबूत करना है, कैसे इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में और ज्यादा बेसिक बातें करेंगे, बेसिक चीजों को समझेंगे। और उन 2 लेक्चर के बाद फिर कभी भी इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं रोज होमवर्क देता हूं, फिजिकल में अलग तरह से देता हूं, इनऑर्गेनिक में अलग तरह से मिलेगा। इनऑर्गेनिक में मैं रोज पढ़ने का होमवर्क देता हूं, 3-4 लेक्चर में मिला के एक साथ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है? रोशन, होमवर्क में रोज देता हूं, फिजिकल में भी क्वेश्चन रहते थे होमवर्क के। बस ये है कि फिजिकल में होमवर्क देने के लिए न्यूमेरिकल्स देते हैं, इनऑर्गेनिक में मैं होमवर्क देता हूं पढ़ने का, कि ज्यादा से ज्यादा रीड करो, ज्यादा से ज्यादा बातों को समझो, और 3-4 लेक्चर में मिला के एक साथ क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए। ठीक है? हाँ, धीरे धीरे तुम लोग होमवर्क करके आओगे तो मैं होमवर्क और बढ़ा दूंगा। अगर तुम लोग होमवर्क करके आओगे तो मैं होमवर्क को और बढ़ा दूंगा। अगली क्लास से तुम्हें इस चैप्टर के क्वेश्चन भी दूंगा और 2-4 पिछले चैप्टर के क्वेश्चन भी ऐड कर दिया करूंगा। अगर होमवर्क कर ही दो तो मेरे लिए तो और अच्छा, मैं तुम्हें पुराने चैप्टर के भी हर क्लास में पुराने चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन दे दूंगा, रिवाइज भी होता रहेगा। क्या डाउट है मेगा? क्या डाउट है? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या डाउट है? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या डाउट है? बोलो बोलो, क्या डाउट है फिजिकल केमिस्ट्री में? होमवर्क में देता रहूंगा और ऐड करता रहूंगा। हमेशा तुम्हें क्लास की पीडीएफ के एंड में क्वेश्चन मिलेंगे। पुराने भी जो फिजिकल केमिस्ट्री के पीडीएफ है उनमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। बोलो बेटा, क्या डाउट है? तो सब लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ते हो यार। जितना मन लगा के पढ़ोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी, उतना अच्छे से कर पाओगे। मेगा जिंक और आयरन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है।
जिंक और आयरन में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो चाहे आयरन पे जिंक की कोटिंग करो, चाहे जिंक पे आयरन की कोटिंग करो, जो ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीडेशन उसी का होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है कोरोजन उसी का होगा। तो कोरोजन यहां पे जिंक का ही होगा और यहां पे भी कोरोजन जिंक का ही होगा। तो अगर हमें आयरन को बचाना है, अगर हमें आयरन को बचाना है तो हम उसे जिंक से बचा सकते हैं कि जिंक और आयरन को जोड़ दो तो आयरन बचा रहेगा, जिंक घटता रहेगा, जिंक बेकार होता रहेगा। लेकिन जिंक को बचाना तो आयरन से कोट करने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। जिंक को बचाना तो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कोट करना होगा। तो हमेशा जो हम कोटिंग करते हैं बचाने के लिए वो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कोटिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड कोटिंग। उस मटेरियल से कोट करो जो खुद ज्यादा एनोड बनाने की टेंडेंसी रखता हो, जो खुद ज्यादा एनोड बनाने की टेंडेंसी रखता हो, ताकि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे और बचे हुए मेटल को बचा ले। हाँ, यस, चाहे तुम आयरन को जिंक से जोड़ो, चाहे जिंक को आयरन से जोड़ो, ये वही बात है। आयरन तरबूज है, आयरन सॉरी चाकू है और जिंक तरबूज है। तो चाहे चाकू तरबूज पे गिरे, चाहे तरबूज चाकू पे गिरे, कटेगा कौन? जिंक। कटेगा कौन दोनों केस में? जिंक। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वही बर्बाद होना है। क्लियर? चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। मन लगा के पढ़ो। अगले सेशन में लेक्चर नंबर 2 में हम यही चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ट्रिक्स और टर्म्स समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहो मन लगा के। टाटा, बाय बाय।